पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा, कैंसर रोगों का अध्ययन करना ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। कैंसर रोगों का अध्ययन करना ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। तो कैंसर रोगों का अध्ययन करना ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। तो कैंसर रोगों से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कशन कर ले रहे हैं। एक है त्वचा और ऊतक में होने वाला कैंसर। त्वचा और ऊतक में होने वाला कैंसर। तो त्वचा और ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है कार्सिनोमा। त्वचा और ऊतक में होने वाले कैंसर को बोला जाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर। त्वचा और ऊतक में होने वाले कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। जिन लोगों को ये ना पता हो कि कैंसर क्या होता है, तो कैंसर हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाता है। तो हर एक कोशिका का नियंत्रण एक सीमित होता है कि कब इसका कितना जो है वृद्धि करनी है। लेकिन अगर वो अनियंत्रित वृद्धि करते चले जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो, किसी भी कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि, किसी भी कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाता है। तो त्वचा और ऊतक में होने वाला कैंसर क्या नाम है, कार्सिनोमा कैंसर। अब बात करते हैं हम अस्थि मज्जा में होने वाले कैंसर का नाम। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो कैंसर होता है उसका क्या नाम है। तो अस्थि मज्जा में होने वाले कैंसर का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा में जो कैंसर होता है उसका नाम है ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा, तो आप लोगों को, जिस लोगों को ना मालूम है, तो अस्थि मज्जा होते हैं हड्डियों का अंदर वाला भाग जो कि रुधिर का निर्माण करता है। जैसे हमारी बोन हो गई, हड्डी हो गई, किसी भी हाथ पर किसी भी ले लो, ये परत हो गई उसकी एक पतली सी, और उसके अंदर जो अंदर का जो भरा होता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे वो जानते होंगे, उसका जो अंदर वाला भाग होता है जो कि रुधिर का निर्माण करता है, वह कहलाता है अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में होने वाले कैंसर का नाम है ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं हम कि संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। तीसरा है संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में जो कैंसर होता है उसका नाम है साराकोमा। संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर का नाम है साराकोमा। साराकोमा। ऊतक को आप जानते होंगे, कोशिकाओं से जो है ऊतक का निर्माण होता है, तो इन्हीं का एक प्रकार है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर का नाम है साराकोमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। अगला है इसी से रिलेटेड, पेट में होने वाले कैंसर या होने वाला कैंसर। पेट में होने वाला कैंसर, तो इसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। क्या नाम है, गैस्ट्रिक कैंसर। इसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। आप अपने नोट में सब नोट करते जाइए। पेट में होने वाला कैंसर का नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। अब एक बात करते हैं हम, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर किस कैंसर को कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर किस कैंसर को कहते हैं। तो साइलेंट किलर जो है पेट में होने वाले कैंसर को बोला जाता है। पेट में होने वाला कैंसर, साइलेंट किलर जो है वो पेट में होने वाले कैंसर को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका आंसर है तंत्रिका
कोशिका। इसका आंसर है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका या तंत्रिका कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, या हम तंत्रिका कोशिका कुछ भी बोलेंगे। तो अब जो है तंत्रिका कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसका नाम है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसका नाम है न्यूरॉन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र की इकाई इसका नाम है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी है जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है लेटर, वह आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वह कौन सा प्राणी है जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है? वह कौन सा प्राणी है जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है? तो उस प्राणी का नाम है स्पॉन्ज। उसका नाम है स्पॉन्ज, जो कि एक जलचर है। जलचर का मतलब जल में पाया जाने वाला, उसका नाम है स्पॉन्ज। वह कौन सा प्राणी है जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है? तो वह है स्पॉन्ज। अगली इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, चलो हटाओ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है कि जिसकी आकृति चप्पल की समान होती है। कमेंट में बताइए तुरंत, किस जीव की आकृति चप्पल के समान होती है? तो इसका आंसर है पैरामीशियम। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो इसका आंसर है पैरामीशियम। पैरामीशियम जीव की जो आकृति है वह चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम, इसे आप याद कर लीजिए, पैरामीशियम, पैर, पैर, पैर मीन्स चप्पल। पैर के समान किस जीव की आकृति होती है? तो किसकी होती है? पैरामीशियम की। चप्पल के समान किसकी आकृति होती है? वो होती है पैरामीशियम की। उसकी आकृति जो होती है, मैं बना दूं आपको, उसकी आकृति इस तरह होती है। उसकी आकृति इस तरह होती है। पैरामीशियम की आकृति ऐसी होती है। तो किस जीव की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर किस विटामिन का स्रोत है, मतलब कौन सी विटामिन है महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन ए से संबंधित या विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो ये तो लगभग सभी को आता होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम, इसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए है, जो कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करती है। अब इसी से है कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है?
आंसर तुरंत बताइए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है यकृत में। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में होता है। और विटामिन से संबंधित एक और क्वेश्चन कि विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? लगभग मेरे हिसाब सभी को मालूम होगा, दोनों के एक ही हैं, जिनका नाम है मैकुलन। मैकुलन जी विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये मानव के मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वह होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम मान लीजिए आप, या 1450 ग्राम। 1350 से 1450 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। अब मानव मस्तिष्क से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क का जो पिछला भाग है उसका क्या नाम है? मानव मस्तिष्क का जो पिछला भाग है, मानव मस्तिष्क का जो पिछला भाग है, आंसर तुरंत बताते जाइए कमेंट में। मानव मस्तिष्क का पिछला भाग का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। मानव मस्तिष्क का जो पिछला भाग है उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। अब बात यह है कि खोपड़ी में जो मस्तिष्क होता है वह कहाँ पर स्थित होता है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो मस्तिष्क होता है, हमारी खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी में हड्डी होती है, हड्डी के अंदर मस्तिष्क हो सकता है, वो जो हड्डी होती है खोपड़ी की, उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है क्रेनियम। उसका नाम है क्रेनियम। क्रेनियम हमारे जो है मस्तिष्क जो है जिन हड्डियों के अंदर होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रेनियम। आपको आशा करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये सभी को मालूम होगा लगभग मेरे हिसाब से, लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अब जो है शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? ये आपको कमेंट में तुरंत बताना है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है 65%। ऑक्सीजन हमारे शरीर में है 65% पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? तो कार्बन हमारे शरीर में जो है 18.5% पाया जाता है। कार्बन हमारे शरीर में 18.5% पाया जाता है। अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? कमेंट में तुरंत आंसर बताइए। हाइड्रोजन हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? हाइड्रोजन हमारे शरीर में 9.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन हमारे शरीर में 9.5% पाया जाता है। अगला इसी से रिलेटेड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन हमारे शरीर में 3.2% पाया जाता है। ये वो मुख्य तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन 9.5%, कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 3.2%। इन तत्वों को मिलाकर हमारे शरीर का लगभग 96% भाग बनता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तुरंत आंसर बताइए कमेंट में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग कौन से अंग में होता है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग कौन से अंग में होता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो हमारे यकृत से संबंधित है, यकृत में होता है। हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत में होता है। हेपेटाइटिस रोग किस में होता है, यकृत में होता है। और अगला है कि मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कौन सी विटामिन। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो मछलियों को यकृत में जो है विटामिन डी पाई जाती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाई जाती है। विटामिन डी हमारे सूर्य के प्रकाश में भी पाई जाती है। अब है कि यकृत जो है, यकृत का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलना। यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है अमोनिया का यूरिया में बदलना। अमोनिया का यूरिया में बदलना यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य है, अमोनिया का यूरिया में बदलना। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो यह है यकृत। अगला है क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यह मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा होता है। तो ये है सेरेब्रम। ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम को ही बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क। सेरेब्रम को ही बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क। अब जो है सेरेब्रम या मस्तिष्क रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये पीछे हो गया है। तो 1350, 1450 या 1400 मान लो, ठीक है। 1350 से 1450 इसके बीच में हमेशा आएगा। जो इसके बीच में आए उसको सही कर दीजिएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि इसे ये सही है कि ऐच्छिक गतिविधियों की सेरेब्रम का और क्या क्या कार्य होता है। सेरेब्रम का और क्या क्या कार्य होता है। तो सेरेब्रम का जो अन्य कार्य होते हैं वो होते हैं बुद्धि चिंतन, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियाँ। यही ऐच्छिक गतिविधियाँ। बुद्धि चिंतन मतलब बुद्धि हमारे दिमाग की जो बुद्धि है, चिंतन जो हम सोचते हैं, स्मृति जो हम याद करते हैं, इच्छा शक्ति हमारी जो इच्छा होती है, तथा ऐच्छिक गतिविधियाँ इन सभी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। कौन से मस्तिष्क, सेरेब्रम के द्वारा। बुद्धि चिंतन स्मृति इच्छा शक्ति ऐच्छिक गतिविधियाँ आदि का नियंत्रण सेरेब्रम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा आपको मालूम होगा, जिसको नाम बता दो। अमीबा जो है एक कोश की प्राणी है, जलीय प्राणी है, जिसका कि कोई आकार नहीं होता। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। तो अमीबा में भोजन किसके द्वारा ग्रहण होता है। तो ये होता है अमीबा का जो भोजन है वह कूटपाद द्वारा होता है। कूटपाद। अब इसको कूटपाद ना मानने हो तो मान लो कि ये अमीबा का एक वो है कूटपाद, इसको हम बोल देंगे। अमीबा की कोई भी कोशिका कहीं से भी नहीं करके, जैसे कोई उसका भोजन है तो ये इस तरह करके होती हैं, और इस तरह करके धीरे धीरे करके इसको अपने अंदर जो है पूरा समाहित कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कूटपाद। यही कोशिका वो होती हैं। और अमीबा से संबंधित अन्य क्वेश्चन बोला जाए तो क्या पूछ सकता है कि यह कौन से संघ का प्राणी है। पूछ सकता है कि अमीबा कौन से संघ का प्राणी है। अमीबा कौन से संघ का
अमीबा कौन से संघ का प्राणी है? तो यह है प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ, तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अब है अमीबा में जनन कैसे होता है, तो अमीबा अपनी संतान कैसे उत्पन्न करती है? तो अमीबा में जो जनन होता है तो वह दो खंडन द्वारा होता है। दो खंडन द्वारा या द्विगुणन, दो खंडन या दो गुणन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमीबा में प्रजनन कौन सी विधि द्वारा होता है? तो यह होता है द्विगुणन या दो खंडन। द्विगुणन द्वारा मतलब कि जैसे ये अमीबा है, एक ये अमीबा हो गया, इस अमीबा को टूट करके दो अमीबा बन जाएंगे, बीच से टूट जाएगा धीरे धीरे। इन दो फिर ये दो अमीबा से चार बन जाएंगे, इसके ये दो, इसके ये दो। फिर इन्हीं के जो है दो अमीबा और बनेंगे, इसके दो और बनेंगे, इसके दो और बनेंगे, इसके दो और बनेंगे। इस तरह जो है इसका द्विगुणन होता है। इसलिए अमीबा को जो है अमर जीव बोला जाता है कि यह कभी मरता नहीं है, यह कभी मरता, क्योंकि इसका जो है द्विगुणन होना चला जाता है, इसी के अंग का अगला बनता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है रंध्र के द्वारा। इसका आंसर रंध्र के द्वारा, कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। जिसको रंध्र ना पता हो तो रंध्र बता दो। जैसे हमारी पत्तियां हैं, उन्हीं में छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं, जिससे कि हवा पास होती है। और रंध्र का ये होता है कि दिन को ये रंध्र खुल जाते हैं और रात को ये बंद हो जाते हैं। और रंध्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि रंध्र जो है कौन सी कोशिकाओं द्वारा बंद होता है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा खुलता है और बंद होता है? तो जैसे ये हमारा रंध्र हो गया, तो रंध्र के ऊपर जो है दो कोशिकाएं होती हैं, इस तरह का रंध्र होता है, ठीक है। ये दो कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं हम गार्ड सेल, इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। तो रंध्र के जो कौन सी कोशिकाओं द्वारा बंद मतलब वो होता है, बंद होता है वो खुलता है, तो वह गार्ड सेल है या रक्षक कोशिकाएं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। आज जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गए। कल हो सकेगा तो मैं क्वेश्चनों की वृद्धि करूंगा, क्वेश्चनों को 15 से 20 के आसपास करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिए। और पसंद आए अगर मेरा चैनल की वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।